तो बच्चों आइए कंटिन्यू करते हैं हम लोग बेटा आगे। हम लोग कल बेटा ऑटो साइकिल कर रहे थे और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने कल क्या किया था बेटा? कल हमने ऑटो साइकिल का जो एक्सप्रेशन था, एफिशिएंसी के लिए जो सूत्र था वो डिराइव किया था। तो ऑटो साइकिल के एफिशिएंसी का सूत्र क्या आया था? ईटा ओ इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आरसी टू द पावर गामा माइनस। जहां पे ये आरसी क्या है? ये आरसी कहलाता है कंप्रेशन रेशियो। क्या होता था कंप्रेशन रेशियो? कंप्रेशन स्ट्रोक के शुरू में जो वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जो वॉल्यूम है, अर्थात Vs प्लस Vc बटे Vc। इस केस में देखिए क्या है, कंप्रेशन के शुरू में वॉल्यूम क्या है? ये है V1 और कंप्रेशन के अंत में वॉल्यूम क्या है? V2। तो यहां देखिए जरा, जब कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू हो रहा है तो वॉल्यूम क्या है? ये है, ये V1, और कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म हो रहा है तो वॉल्यूम क्या है? ये है V2। तो कंप्रेशन रेशियो क्या हो गया बेटा? एक तरह से V1 बटे V2। इसका मतलब हमने अपनी ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का सूत्र डिराइव कर लिया कंप्रेशन रेशियो के टर्म्स में। अब अगर हमसे कहा जाएगा कि कोई ऑटो साइकिल है, वो 10 कंप्रेशन रेशियो पे चल रही है, तो हम आरसी के स्थान पे 10 रख देंगे। और गामा क्या है? कल बात हुई थी, गामा है एडियाबेटिक इंडेक्स। और गामा होता क्या है? अगर आप कह रहे हैं आपने एयर स्टैंडर्ड साइकिल में एयर को वर्किंग मीडियम माना है, एयर के लिए एडियाबेटिक इंडेक्स की वैल्यू 1.4 ली जाती है। अर्थात अब हमें ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी निकालने के लिए गामा मालूम है 1.4, तो हमें जरूरत किस चीज की है? कंप्रेशन रेशियो की। तो आइए बेटा अब हम लोग इस सूत्र को समझ के इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये डेरिवेशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में नहीं आएगा, हमने आपको इसलिए कराया कि आपको थोड़ी सी समझ डेवलप हो। तो आइए बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि हमारी जो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी है वो किस पे निर्भर करती है? कंप्रेशन रेशियो पे निर्भर करती है, और एक दूसरी चीज पे निर्भर करती है, उसको बोलते हैं गामा या एडियाबेटिक इंडेक्स। अब जरा थोड़ा सा अपनी कॉर्नर साइकिल को याद कीजिए। कॉर्नर साइकिल की एफिशिएंसी क्या थी? ये थी 1 माइनस TL अपॉन TH। और हमने वहां पे आपको एक चीज बोली थी कि कॉर्नर साइकिल की एफिशिएंसी इंडिपेंडेंट होती है वर्किंग मीडियम से। मतलब जो वर्किंग मीडियम होता है, कार्यकारी माध्यम होता है, उसके Cp, Cv, गामा, R, मॉलिक्यूलर वेट इस पे निर्भर नहीं करती। लेकिन ये बात थी कॉर्नर साइकिल के लिए। अब अगर हम आपसे पूछें कि हमारे ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी क्या कार्यकारी माध्यम की प्रॉपर्टीज पे निर्भर करती है? यस सर, क्योंकि ये जो गामा है ये क्या है? ये हमारा जो वर्किंग मीडियम है या कार्यकारी माध्यम है उसका है। अगर गामा हम एयर मान रहे हैं तो हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी 1.4। कल को आप कह देंगे नहीं गामा एयर नहीं है, आर्गन है, तो गामा लेना पड़ेगा आर्गन गैस के लिए। आप कह देंगे नहीं हीलियम है तो हीलियम गैस के लिए। इसका मतलब यहां पे जो हमने कहा था कि कॉर्नर साइकिल की एफिशिएंसी कार्यकारी माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं करती, बट ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी कार्यकारी माध्यम पर निर्भर करती है। अर्थात गामा के बदलने से एफिशिएंसी बदलेगी। और एक दूसरी चीज है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या है बेटा? कहीं ना कहीं ये क्या था, अगर आपको याद हो, कंप्रेशन के पहले वॉल्यूम Vs प्लस Vc और कंप्रेशन के बाद वॉल्यूम Vc। तो ये कहलाता है जो हमारा इंजन का सिलेंडर है और पिस्टन अरेंजमेंट है उसका जो फिजिकल कह लीजिए आप ज्योमेट्रिकल साइज है उस साइज पे निर्भर करता है। अर्थात कंप्रेशन रेशियो जो है कहीं ना कहीं स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम पे निर्भर करता है। तो इसका मतलब ये हमारी फिजिकल पैरामीटर्स पे निर्भर करता है, फिजिकल पैरामीटर्स पे निर्भर करता है, और ये हमारा वर्किंग मीडियम पे निर्भर करता है। तो इसका मतलब ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी जो है वो निर्भर करती है कंप्रेशन रेशियो पे और गामा पे। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं यहां पे एक छोटा सा। 3 हमारे पास ऑटो साइकिल हैं और जिनका कंप्रेशन रेशियो सेम है, कंप्रेशन रेशियो जो है उनका सेम है, परंतु उन तीनों में जो वर्किंग मीडियम है, एक बार हमने माना कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए गामा की वैल्यू है होती है 1.3, और दूसरी बार हमने माना वर्किंग मीडियम है एयर, इसके लिए वैल्यू होती है 1.4, और तीसरी बार हमने वर्किंग मीडियम माना हीलियम, इसके लिए गामा की वैल्यू होती है 1.66। अब आपसे पूछा जा रहा है इन तीनों में से उचित रिलेशन क्या होगा? इसका मतलब गामा पे निर्भर करती है और गामा चूंकि बदल रहा है तो एफिशिएंसी में बदलाव तो आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि आरसी और गामा पे तो निर्भर करती है, परंतु गामा बढ़ने से या गामा घटने से एफिशिएंसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आरसी के बढ़ने से, आरसी घटने से एफिशिएंसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका मतलब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा
आगे देख लें और फिर सॉल्व कर लेंगे। आइए बेटा, अब देखिए बेटा, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी जब भी हम कहेंगे तो इसका मतलब क्या है? एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल का मतलब क्या है? मैंने कल बताया था कि इसका मतलब है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। तो बोला जाए ना बोला जाए, जब भी हम कभी इंजन के फील्ड में एफिशिएंसी बोलेंगे तो उसको थर्मल एफिशिएंसी समझा जाए। आगे चल के तीसरे चैप्टर में कई तरह की एफिशिएंसी आने वाली हैं। एक हमने बोला एफिशिएंसी, हम बोलेंगे मैकेनिकल एफिशिएंसी, हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, हम बोलेंगे रिलेटिव एफिशिएंसी, हम बोलेंगे स्क्वेंजिंग एफिशिएंसी। तो अब बेटा देखिए, अगर एफिशिएंसी के साथ कुछ नहीं बोला जा रहा है तो इसको हमेशा थर्मल एफिशिएंसी माना जाएगा और यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑटो साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी या ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी किस पे निर्भर करती है? कंप्रेशन रेशियो पे और गामा पे निर्भर करती है। अब मान लीजिए हमारे एफिशिएंसी का सूत्र हमारे पास क्या आ चुका है? एफिशिएंसी का सूत्र हमारे पास आया है ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी बराबर 1 - 1 अपॉन RC की पावर गामा -1। अब बेटा हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं ये एफिशिएंसी जो है वो हमेशा ज्यादा हो। एफिशिएंसी ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि अगर हमने 100 जूल हीट दी और वो 40 जूल वर्क दे रहा है तो एफिशिएंसी 40% है। हम चाहेंगे 100 जूल हीट दे और वो 45 वर्क दे तो एफिशिएंसी 45% जाएगी। हम चाहेंगे 100 जूल हीट दे और वो हम वर्क 50 जूल दे तो एफिशिएंसी 50% जाएगी। तो हमारी हमेशा इच्छा क्या रहेगी कि हमारा जो भी हीट इंजन है वो जिस भी थर्मोडायनेमिक साइकिल पे चल रहा है, ऑटो साइकिल पे चले, डीजल साइकिल पे चले या ड्यूल साइकिल पे चले, हमारा एम क्या है? हमारा उद्देश्य है कि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं हमारे ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा हो। अब पीछे हम देख के आए हैं, ये किस पे निर्भर करती है? आरसी पे और गामा पे। अब हमने कहा चलिए गामा कांस्टेंट है। गामा कांस्टेंट का मतलब वर्किंग मीडियम एयर लेंगे। जब वर्किंग मीडियम एयर लेंगे तो गामा का मान 1.4 रहेगा। अब आपसे हमने कहा चलिए हमारे पास 3 इंजन है, इस इंजन का कंप्रेशन रेशियो 6 है, इस इंजन का कंप्रेशन रेशियो 7 है, इस इंजन का कंप्रेशन रेशियो 8 है। मींस कंप्रेशन रेशियो हम बढ़ाते जाएं, जबकि तीनों में वर्किंग मीडियम क्या ले रहे हैं? एयर। अगर तीनों में वर्किंग मीडियम एयर ले रहे हैं तो गामा की वैल्यू क्या होगी? तीनों के लिए 1.4 होगी। इसका मतलब गामा अगर कांस्टेंट हो तो कंप्रेशन रेशियो के बढ़ाने से या घटाने से, क्या करने से एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो आइए बेटा देखिए, अब बेटा देखिए 1 - 1 अपॉन RC की पावर गामा -1। अब आपने यहां पे रखा 6, RC के स्थान पे रखा 6 और गामा -1, तो 1 अपॉन 6 की पावर समथिंग। अब 6 की पावर समथिंग जो भी वैल्यू आएगी, जब एक में आप इससे भाग देंगे तो कुछ आएगा। लेकिन अगर इस 6 के स्थान पे 7 हो जाएगा तो 7 की पावर सेम, अगर 7 के स्थान पे 8 हो जाएगा तो 8 की पावर सेम। इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ रही है और पावर जो भी है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब नीचे वाला जो भी मान है वो बढ़ रहा है। अगर नीचे वाला मान बढ़ रहा है तो एक में जब बड़ी चीज से भाग दोगे तो छोटा आएगा, जब एक में बड़ी चीज से भाग दोगे छोटा आएगा, और एक में से छोटी चीज घटाओगे तो वैल्यू बड़ी आएगी। इसका मतलब अगर गामा का मान कांस्टेंट है तो आरसी का मान बढ़ता जाएगा तो एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। अब अगर आपको याद हो, हमने शुरू में कहा था आपको, शुरू जब हम आपको फंडामेंटल्स पढ़ा रहे थे, कि आईसी इंजन की एफिशिएंसी, फिर वो ऑटो साइकिल पे चलने वाला हो, डीजल पे हो, ड्वेल पे हो, कोई भी हो, उसकी एफिशिएंसी कंप्रेशन रेशियो पे निर्भर करती है। अब यहां पे देखिए ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी कंप्रेशन रेशियो पे और एडियाबेटिक इंडेक्स पे निर्भर करती है। अगर मान लीजिए हमारा गामा कांस्टेंट है तो आरसी को बढ़ाने से एफिशिएंसी बढ़ेगी। आपने कहा नहीं सर, हमारा आरसी कांस्टेंट है, मींस हमारा जो इंजन है उसका कंप्रेशन रेशियो 6 है सर, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है और इसका भी 6 है। परंतु इसमें सर हमारे पास क्या है? गामा बराबर 1.4 है, एयर है। इसमें हमारे पास क्या है? गामा बराबर 1.3 है, ऑक्सीजन है। सर इसमें क्या है? हमारे पास गामा बराबर 1.6 है और इसमें हीलियम है। कहने का मतलब वर्किंग मीडियम चेंज हो गया, इंजन सेम है। बेटा इंजन का सेम होने का मतलब समझते हैं कि उसका फिजिकल पैरामीटर सेम है। फिजिकल पैरामीटर सेम है मतलब कंप्रेशन रेशियो सेम है, क्योंकि अगर इंजन सेम है बेटा तो उसका वीएस और वीसी सेम रहेगा, वीएस वीसी सेम रहेगा तो कंप्रेशन रेशियो भी सेम रहेगा। अर्थात अगर कंप्रेशन रेशियो कांस्टेंट हो तो क्या होगा? सर कंप्रेशन रेशियो सेम है, मान लीजिए 6 है, कंप्रेशन 6 है, ये गामा -1 तो 1.4 -1, गामा के स्थान पे 1.6 -1, तो गामा की वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर सेम चीज है उसकी पावर बढ़ती जाएगी तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। 1 अपॉन बिगर विल बी स्मॉलर, और 1 में से स्मॉलर घटाएंगे तो चीज बड़ी आएगी। अर्थात कि अगर कंप्रेशन रेशियो कांस्टेंट है तो गामा के बढ़ाने से एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसका मतलब रिजल्ट क्या निकल रहा है? रिजल्ट ये निकल रहा है अगर आपको ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ानी है और गामा कांस्टेंट है, मतलब वर्किंग मीडियम आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, उसको नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो कम से कम क्या कीजिए? कंप्रेशन रेशियो को बढ़ा दीजिए। और मान लीजिए आपका इंजन सेम है,
कंप्रेशन रेशियो आप नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि वो तो फिजिकल पैरामीटर्स पे निर्भर करता है, और चूंकि इंजन का VSVC सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, वर्किंग मीडियम ऐसा लीजिए जब गामा ज्यादा हो। और अगर एफिशिएंसी को आप बढ़ाना ही चाहते हैं तो हो सके तो दोनों चीज को बढ़ाइए, मींस कंप्रेशन रेशियो को भी बढ़ाइए और गामा को भी बढ़ाइए। तो कंप्रेशन रेशियो के बढ़ाने से और गामा के बढ़ाने से, दोनों के बढ़ाने से एफिशिएंसी बढ़ती है। इसका मतलब ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी निर्भर करती है कंप्रेशन रेशियो पे और गामा पे। अगर हम आरसी को बढ़ाएंगे तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ेगी, अगर हम गामा को बढ़ाएंगे तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ेगी, अगर हम आरसी को और गामा को दोनों को बढ़ाएंगे तो इसकी एफिशिएंसी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगी, मतलब और ज्यादा बढ़ेगी। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 ऑटो साइकिल हैं, तीनों में कंप्रेशन रेशियो सेम है, अर्थात ये वाली कंडीशन है, कंप्रेशन रेशियो सेम है। तीनों का कंप्रेशन रेशियो अगर 6 है तो तीनों का 6 है, 10 है तो तीनों का 10 है, 12 है तो तीनों का 12 है, परंतु गामा की वैल्यू अलग अलग है। आप देखिए यहां पे गामा की वैल्यू क्या है, 1.3 जब ऑक्सीजन लिया गया है, और यहां पे वैल्यू कितनी है 1.4 जब एयर लिया गया है, और यहां पे वैल्यू कितनी है गामा की 1.66। तो अभी हमने देखा जब आरसी कांस्टेंट हो, कंप्रेशन रेशियो स्थिर हो, तो गामा की वैल्यू ज्यादा होने से एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो जिसमें गामा का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा किसका होगा, हीलियम का। तो एफिशिएंसी ऑफ द हीलियम विल बी हाईएस्ट। सबसे ज्यादा क्या होगा, हीलियम की। गामा ज्यादा है तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी जब हीलियम भर के चलाएंगे, और जब एयर लेके चलेंगे तो उससे कम, और ऑक्सीजन लेंगे सबसे कम। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन वाली ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे कम होगी, उससे ज्यादा होगी एयर वाले की, और सबसे ज्यादा होगी हीलियम। क्यों सर, हीलियम का गामा ज्यादा है, हीलियम मोनोटॉमिक गैस है, इसका गामा जो होता है 1.66 होता है। तो इसका मतलब अगर वर्किंग मीडियम बदलेगा तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ेगी, और कंप्रेशन रेशियो अगर तीनों का सेम है तो एफिशिएंसी वो वाली साइकिल ज्यादा देगी जिसके वर्किंग मीडियम का गामा या एडियाबेटिक इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है। क्योंकि हीलियम की वैल्यू 1.66 है, ये हाई है, तो इसका मतलब हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व किया इस कॉन्सेप्ट से। अब आपके पास दिमाग में क्लियर हो रहा है कि कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होगा और इंजन ऑटो साइकिल पे चलेगा तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अगर वर्किंग मीडियम तीनों में एयर है, मींस वर्किंग मीडियम सेम है, मींस गामा सेम है, उसके बावजूद अगर कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर कोई ऑटो साइकिल 6 कंप्रेशन रेशियो पे चल रही है और दूसरी ऑटो साइकिल 8 कंप्रेशन रेशियो पे चल रही है और तीसरी ऑटो साइकिल 10 कंप्रेशन रेशियो पे चल रही है, तो किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, सर 10 वाले की। क्यों सर, गामा तो कांस्टेंट है, तीनों एयर पे चल रही हैं, तो एफिशिएंसी हाई होगी जिसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होगा। इन दो बातों को हम लोगों ने बोला। आइए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब एक चीज तो तय हो गई बेटा कि कंप्रेशन रेशियो के बढ़ने से एफिशिएंसी बढ़ती है। अब कंप्रेशन रेशियो के बढ़ने से जब एफिशिएंसी बढ़ती है तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जरा देखते हैं। कंप्रेशन रेशियो का मान 1 रख देते हैं। कंप्रेशन रेशियो का मान 1 रखते हैं। देखिए बेटा, ईटा ओ बराबर 1 - 1 अपॉन आरसी की पावर गामा -1। अब यहां पे रखेंगे आप 1 अपॉन आरसी के स्थान पे आपने 1 रखा, तो 1 की पावर समथिंग, ये भी 1 आएगा, तो 1 अपॉन 1, इसका मतलब 0। इसका मतलब कि जब कंप्रेशन रेशियो आप 1 रखेंगे तो एफिशिएंसी 0 आएगी। तो ये एफिशिएंसी की एक्सिस है, ये है 0। तो जब एफिशिएंसी का, जब आप आरसी का मान 1 रखेंगे तो एफिशिएंसी 0 आएगी। इसका मतलब अगर हम इस कर्व को खींचने की कोशिश करें तो ये कर्व ओरिजिन से ओरिजिनेट नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव सवाल में, इस तरफ है कंप्रेशन रेशियो और इस तरफ है एफिशिएंसी ऑटो साइकिल की, तो बताइए इनमें से कौन सा कर्व प्रदर्शित करता है ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी को। हमने एक ये दे दिया और एक ये दे दिया, दोनों में फर्क क्या है? दोनों को अगर आप देखेंगे तो दोनों का कर्वेचर सेम है, लेकिन ये ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रहा है। ओरिजिन से ओरिजिनेट होने का मतलब क्या है कि यहां पे जब आरसी का मान 0 है तो एफिशिएंसी 0 है, जब आरसी का मान 1 है तो एफिशिएंसी का मान कुछ ना कुछ आया, जबकि हो क्या रहा है, जब आरसी का मान 1 रखा है हमने तो एफिशिएंसी 0 आई है। इसका मतलब कर्व जो है ओरिजिन से ओरिजिनेट नहीं होगा, थोड़ा सा आरसी वाले एक्सेस पे जहां पे वैल्यू 1 होगी वहां से जनरेट होगा। अब इस कर्व का नेचर देखिए। सपोज कीजिए आपने वैल्यू रख के देखेंगे, मालूम चलेगा कंप्रेशन रेशियो का मान 4 रखा, तो हो सकता है एफिशिएंसी मान लीजिए आ गई 20%। अगर आपने इसको 5 रखा तो एफिशिएंसी आ गई मान लीजिए 24%। तो क्या हुआ, कंप्रेशन रेशियो 4 से 5 हो गया तो एफिशिएंसी बढ़ गई 4%। लेकिन अब जब आप इसको 6 रखेंगे तो आप पाएंगे कि कंप्रेशन रेशियो का मान तो आपने 1 बढ़ा दिया है, बट एफिशिएंसी जो है हो सकता है 26% हो जाए। इसका मतलब इस कर्व का नेचर देखिए क्या है, इस कर्व का नेचर कुछ इस प्रकार का है, मतलब इसका जो स्लोप है वो घटता जा रहा है।
इसका मतलब कंप्रेशन रेशियो के बढ़ने से एफिशिएंसी बढ़ेगी, परंतु एफिशिएंसी बढ़ने की रफ्तार कम होती जाएगी। इसका मतलब ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी जो है बढ़ती है कंप्रेशन रेशियो के बढ़ने के साथ, लेकिन ये लीनियरली नहीं बढ़ती है। ऐसा नहीं कंप्रेशन रेशियो 4 तो एफिशिएंसी 20, 5 तो 24, तो 6 तो 28, 7 तो 32, ऐसा नहीं होगा। इंक्रीमेंट तो होगा बट बढ़ने की दर घटती जाएगी। तो कंप्रेशन रेशियो के बढ़ने से एफिशिएंसी बढ़ती है, ये बात सत्य है, परंतु साथ ही साथ कंप्रेशन रेशियो के बढ़ने से एफिशिएंसी के बढ़ने की दर या वृद्धि दर जो होती है वो घटती जाती है। तो हमने इस तीसरे पॉइंट में इस चीज को समझाने की कोशिश की है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए सेम चीज, जो पहला वाला सवाल था वो है, सपोज कीजिए हमने कंप्रेशन रेशियो कोई भी ले लिया, सपोज कीजिए हमने कंप्रेशन रेशियो 6 ले लिया। अब देखिए इस एक्सिस पे क्या है, कंप्रेशन रेशियो है, ये वर्टिकल लाइन या क्या शो कर रही है, ये कंप्रेशन रेशियो 6 है। किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। वर्किंग मीडियम नाइट्रोजन है और कंप्रेशन रेशियो 6 है, तो एफिशिएंसी क्या आएगी? इतनी आएगी। अगर कंप्रेशन रेशियो 6 है और वर्किंग मीडियम नाइट्रोजन की जगह पे एयर है, तो एफिशिएंसी क्या आएगी? ये आएगी। और अगर कंप्रेशन रेशियो 6 है और वर्किंग मीडियम हीलियम है, तो एफिशिएंसी ये आएगी। इसका मतलब सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए गामा के बढ़ने से एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये तीनों कर्व जो हैं सेम कंप्रेशन रेशियो पे, परंतु तीनों की क्या है, वर्किंग मीडियम अलग अलग है। तो पीछे हम देख के आए हैं कि हीलियम जब यूज करेंगे या गामा की वैल्यू हाई होगी तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अब 6 की जगह मान लीजिए 8 हो जाए तो भी कोई बात नहीं, ये एफिशिएंसी जो है हमेशा हाई हीलियम किसकी आएगी? ज्यादा आएगी हीलियम की। इस चीज को यहां दिखाने की कोशिश की गई है। एक तरह से ये पहले सवाल का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आइए अब देखिए बेटा, हम लोग ऑटो साइकिल को कभी कभी कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है ये कहा जा रहा है, देखिए बेटा, ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। क्यों? क्योंकि ऑटो साइकिल में देखिए बेटा 1 2 क्या था? कंप्रेशन। 2 3 क्या था? हीट एडिशन। तो हीट एडिशन कब हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और 3 4 क्या है? एक्सपेंशन। और 4 1 क्या था? हीट रिजेक्शन। अब चूंकि ऑटो साइकिल में हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन दोनों ही कांस्टेंट वॉल्यूम पे होते हैं, इसीलिए कभी कभी ऑटो साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहते हैं। तो ऑटो साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। व्हाई? बिकॉज इसमें सर हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पे होते हैं। अब बेटा हम लोगों ने 5 पॉइंट तक कर लिया। अब एक चौथा पॉइंट है, जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो एक्सपेंशन रेशियो के बराबर होता है। किस केस में? ऑटो साइकिल के केस में। अब एक्सपेंशन रेशियो क्या होता है इसको हम लोग बेटा जब डीजल साइकिल में जाएंगे तो क्लियर करेंगे, तो हम वहां पे आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन फिलहाल आप अपना दिमाग में रख सकते हैं कि कंप्रेशन रेशियो और एक्सपेंशन रेशियो सेम होता है। थोड़ा सा जानना चाहे तो समझ सकते हैं। कंप्रेशन रेशियो को हम लोग बोलते हैं आरसी। इसका मतलब कंप्रेशन के पहले जो वॉल्यूम था डिवाइडेड बाई कंप्रेशन के बाद में जो वॉल्यूम था। तो कंप्रेशन कर्व कौन सा है बेटा? 1 2 है कंप्रेशन कर्व। ये कौन सा कर्व है? ये है कंप्रेशन कर्व। जब कंप्रेशन शुरू हुआ तो वॉल्यूम क्या था? V1। और जब कंप्रेशन खत्म हुआ तो वॉल्यूम क्या है? V2। तो हम लोग बोलते हैं V1 अपॉन V2। ये क्या है? कंप्रेशन रेशियो। लेकिन एक्सपेंशन रेशियो क्या होगा? एक्सपेंशन कर्व पे देखेंगे। तो कंप्रेशन रेशियो देखा आपने कंप्रेशन कर्व पे, तो एक्सपेंशन रेशियो को देखेंगे एक्सपेंशन कर्व पे। एक्सपेंशन कर्व कौन सा है? एक्सपेंशन कर्व है 3 4। तो एक्सपेंशन रेशियो। अब हम इस वक्त यहां पे हैं, मींस सक्शन, कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद हीट एडिशन। अब हम यहां पे हैं। अब इस वक्त हम यहां पे हैं एक्सपेंशन के शुरू में। तो एक्सपेंशन के पहले वॉल्यूम ये है और एक्सपेंशन के बाद में वॉल्यूम ये होने जा रहा है। तो एक्सपेंशन रेशियो परिभाषित किया जा रहा है वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बिफोर एक्सपेंशन, अर्थात वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन जो है वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बिफोर एक्सपेंशन। अब देखिए बेटा, एक्सपेंशन के बाद में वॉल्यूम क्या है? V4। ये हो जाएगा V4। और एक्सपेंशन के पहले वॉल्यूम क्या है? ये था V3, तो हो जाएगा V3। लेकिन ये V4 और V1 सेम होते हैं, तो V4 बराबर V1। और ये V3 V2 सेम है, तो V1 अपॉन V2। तो क्या आ गया? RE बराबर भी आ गया V1 बटे V2 और RC बराबर भी था V1 बटे V2। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑटो साइकिल के केस में कंप्रेशन रेशियो और एक्सपेंशन रेशियो सेम होते हैं, लेकिन आगे आने वाली जो साइकिल्स हैं उसमें ऐसा नहीं होगा। इसीलिए इस बात को स्पेशली कहा जा रहा है। हालांकि इसको जनरली एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन हाँ
डीजल साइकिल में कंप्रेशन रेशियो और एक्सपेंशन रेशियो सेम नहीं होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, अर्थात फिलहाल हमने छोटा पॉइंट भी देख लिया। अब बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अब आ रहा है 7वां। अब देखिए बेटा इसको समझिएगा, जो पेट्रोल इंजन है उसका रोल मॉडल जो है वो ऑटो साइकिल है। अब जरा मैं इस चीज को समझाने की आपको कोशिश करूंगा बेटा कि ये सबके दिमाग में है, किताबों में भी लिखा हुआ है कि ऑटो साइकिल का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है। अब हम लोग बोल देते हैं ऑटो साइकिल का कंप्रेशन रेशियो होता है 6 से 12। वास्तव में ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलते हैं, और चलिए इसको हम लोग सही भी मानते हैं, किताबों में भी आंसर दिया हुआ है। बेटा ऑटो साइकिल एक हाइपोथेटिकल साइकिल है, एक आदर्श साइकिल है। पेट्रोल इंजन जो हम कहते हैं, अच्छा हाँ एक सवाल इससे पहले क्या पूछते हैं कि पेट्रोल इंजन किस साइकिल पे काम करता है। पेट्रोल इंजन किस साइकिल पे काम करता है, तो हम लोग कहते हैं पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पे काम करता है, जबकि ये बात सही नहीं है, क्योंकि ऑटो साइकिल तो वो साइकिल है जिसमें हमने अजम्पशंस लिए हुए हैं, वर्किंग मीडियम आइडियल गैस है, क्लोज सिस्टम है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, फ्रिक्शन नहीं है, दीवारें पूर्ण ऊष्मारोधी हैं, जबकि इसमें से एक भी बात वास्तव में हम अचीव नहीं कर सकते। हाँ, हमें यह कहना चाहिए कि पेट्रोल इंजन का रोल मॉडल ऑटो साइकिल है, अर्थात पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पे कार्य करने की कोशिश करता है। पेट्रोल इंजन कभी भी ऑटो साइकिल पे कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि ऑटो साइकिल के जो अजम्पशंस हैं वो हाईली आइडियलाइज्ड हैं, वो आदर्श परिस्थितियां हैं जिनको हम प्रैक्टिकली वास्तविक जीवन में अचीव नहीं कर सकते। तो हम करते क्या है, हम कोशिश करते हैं कि ऑटो साइकिल के नजदीक जाएं। तो अब हम लोग कह क्या रहे हैं, किताबें क्या कहती हैं कि पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पे काम करता है, हम थोड़ा सा हट के कह रहे हैं, हम कह रहे हैं पेट्रोल साइकिल के लिए रोल मॉडल या उसका जो आदर्श है वो ऑटो साइकिल है। पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पे काम करने की कोशिश करता है। अब कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन कितना होता है, 6 से 12, क्योंकि 12 से ऊपर होगा तो पीछे पड़ क्या है, पेट्रोल इंजन में अगर कंप्रेशन रेशियो 12 से ऊपर रखेंगे तो वहां पे डिटोनेशन और प्री इग्निशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, जबकि ऑटो साइकिल जैसी कोई चीज तो होती नहीं है। तो ऑटो साइकिल में 12 से ऊपर भी आप रखेंगे तो कंप्रेशन रेशियो, वहां पे तो कोई फिजिकल कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बना ही नहीं है ऑटो साइकिल। तो कायदे से तो नहीं कहना चाहिए कि ऑटो साइकिल में अगर 12 से ऊपर कंप्रेशन रेशियो रखेंगे तो डिटोनेशन हो जाएगा, लेकिन कंप्रेशन रेशियो जो है पेट्रोल इंजन में कितना होता है, 6 से 12, और इससे ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाता है, प्री इग्निशन या डिटोनेशन के खतरे हैं। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि ऑटो साइकिल में कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, तो हम लोग बोल देते हैं ऑटो साइकिल में कंप्रेशन रेशियो 6 से 12 के बीच में होता है। जबकि समझ में आ रही बात, तो अब हम लोग पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पे कार्य करता है, ठीक है, पेट्रोल इंजन के लिए कंप्रेशन रेशियो 6 से 12 होता है, ठीक है, अगर इससे ज्यादा होगा तो डिटोनेशन और प्री इग्निशन की समस्याएं आ जाएंगी। कभी कभी किताबें में पूछ लिया जाता है, एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि ऑटो साइकिल के लिए कंप्रेशन रेशियो का मान कितना होता है, तो आप बोल देते हैं 6 से 12, तो उसको सही मान लिया जाता है। और अगर 12 से ज्यादा हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोल देते हैं ऑटो साइकिल में प्री इग्निशन या डिटोनेशन समस्या आ जाएंगी, ना तो ऑटो साइकिल कभी बन सकती है ना बनेगी। तो इसका मतलब थोड़ा सा समझिए, लेकिन हाँ आम बोलचाल की भाषा में पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पे कार्य करता है बोलते हैं। हम ये कह रहे हैं कि पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पे कार्य करने की कोशिश करता है। इसको एक हम दूसरे एग्जाम्पल समझाते हैं। सपोज कीजिए अभी मैंने कहा आपसे कि एक ऑटो साइकिल है और उसका कंप्रेशन रेशियो 8-10 है, मान लीजिए, बताइए इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। तो आपने फट से लगाया फॉर्मूला और ईटा ओ बराबर 1 - 1 अपॉन आरसी की पावर गामा -1। आरसी के स्थान पे आपने रख दिया 10, गामा के स्थान पे आपने रख दिया 1.4 और सॉल्व करके आपने बताया सर कि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी होगी सर 41.3%। वेरी गुड। अब ये बताइए ये एफिशिएंसी किसकी होगी, ये इस ऑटो साइकिल पे कार्य करने वाले इंजन की होगी। और ऑटो साइकिल का मतलब भाई फ्रिक्शनलेस, परफेक्ट एडियाबेटिक, आइडियल गैस मान के, वर्किंग मीडियम को एयर को मान के। अब हम जरा घुमा के पूछते हैं, मेरा बाइक जो है, मेरी बाइक का जो पेट्रोल इंजन है उसका कंप्रेशन रेशियो 10 है, बताइए इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। तो आपके सिर्फ पेट्रोल इंजन है, ये ऑटो साइकिल पे चलेगा। अगर ऑटो साइकिल चलेगा तो आपने फॉर्मूला लगाया और फट से बता दिया सर इसकी एफिशिएंसी होगी 41.3%। बताइए क्या मेरा पेट्रोल इंजन बाइक का जो है जिसका कंप्रेशन रेशियो 10 है, अगर वो 10 कंप्रेशन रेशियो पे चल रहा है तो क्या वो एफिशिएंसी 41.3 दे सकता है? नहीं। 41.3% एफिशिएंसी देता यदि 10 कंप्रेशन रेशियो पे ऑटो साइकिल को फॉलो करने वाला इंजन चलता। अर्थात हमारा पेट्रोल इंजन
जो ऑटो साइकिल पे कार्य करने की कोशिश करता है, परंतु हमारे पेट्रोल इंजन में घर्षण भी होगा, दीवारें पूर्ण ऊष्मारोधी नहीं होंगी, हमारा वर्किंग मीडियम एयर नहीं है। वर्किंग मीडियम सक्शन के दौरान क्या है? एयर और पेट्रोल का मिक्सचर। कंप्रेशन के दौरान क्या है? एयर और पेट्रोल का मिक्सचर। और एक्सपेंशन में, पावर स्ट्रोक में और एग्जॉस्ट में क्या है? जली हुई गैसेस। इसका मतलब हमारा वर्किंग मीडियम एयर नहीं है, हमारे इंजन में फ्रिक्शन है, हमारे दीवारें पूर्ण ऊष्मारोधी नहीं है, हमारा वर्किंग मीडियम आइडियल गैस नहीं है। इसका मतलब हमारे पेट्रोल इंजन में 10 कंप्रेशन रेशियो पे कार्य करेगा तो उसमें लॉसेस होंगे। हां, अगर 10 कंप्रेशन रेशियो पे कार्य करे और इन सारे अजम्पशंस को जो ऑटो साइकिल के है मानता, तो एफिशिएंसी आती है 41.03%। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा पेट्रोल इंजन जो बाइक है वो 10 कंप्रेशन रेशियो पे काम करती है, बताइए उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 41.3%, 50% या 38%? आपका जवाब होगा सर 38%। क्यों? क्योंकि 10 कंप्रेशन रेशियो पे कार्य करने वाली ऑटो साइकिल जो कि आदर्श है वो एफिशिएंसी दे रही है 41.3%। तो आपकी जो पेट्रोल इंजन है वो ऑटो साइकिल पे काम नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती। ऑटो साइकिल पे कार्य करने की कोशिश कर रही है, परंतु उसमें फ्रिक्शन है, बहुत सारे लॉसेस हैं, परफेक्ट एडियाबेटिक नहीं होगा। इसका मतलब हमें आइडिया लग रहा है कि 10 कंप्रेशन रेशियो पे अगर बाइक चल रही है तो एफिशिएंसी मिल रही है 38%, और 10 कंप्रेशन रेशियो पे अगर ऑटो साइकिल चलती तो एफिशिएंसी मिल रही है 41%। तो हम 41.3% तो नहीं पा सकते, लेकिन 38 से 38.5 तो पा सकते हैं, 38.5 से 39 तो पा सकते हैं। मतलब हम 41.3 की तरफ जाने की कोशिश तो कर सकते हैं। इसका मतलब पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पे काम नहीं करता है, पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पे काम करने की कोशिश करता है, और ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी एक तरह से इस पेट्रोल इंजन के लिए बेंचमार्क का या आदर्श का काम करती है। इस बेंचमार्क के हिसाब से वो धीरे धीरे ऊपर चलने की कोशिश कर सकता है। यहां पे कभी नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि ये आदर्श इंजन है, इसमें जो अजम्पशंस है वो हम कभी अचीव नहीं कर सकते। लेकिन हम अगर यहां पे हैं तो यहां तो आ सकते हैं ना, यहां तो आ सकते हैं, यहां कभी नहीं पहुंच सकते, परंतु इस जगह पे से थोड़ा ऊपर आ सकते हैं। अब मैं इस चीज को कहना चाह रहा था जो आपको एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की। तो आप आम बोलचाल में कहा जाता है पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पे काम करता है, आप मान लीजिए, परंतु वास्तविक स्थिति क्या है? पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पे काम नहीं करता है, पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पे काम करने की कोशिश करता है। कहा जाता है पेट्रोल इंजन 6 से में कंप्रेशन रेशियो 6 से 12 होता है। कहा जाता है ऑटो साइकिल में कंप्रेशन रेशियो 6 से 12 होता है। नहीं, ऑटो साइकिल में कंप्रेशन रेशियो 6 से 12 नहीं, 12 से ऊपर भी रख लीजिए, वो तो काल्पनिक इंजन है, वो बनाया ही नहीं गया है, उसमें डिटोनेशन और इग्निशन के चांसेस आएंगे ही नहीं। लेकिन आम बोलचाल में हम लोग बोलते हैं कि ऑटो साइकिल का कंप्रेशन रेशियो 6 से 12 होता है। नहीं, पेट्रोल इंजन जो ऑटो साइकिल पे कार्य करने की कोशिश करता है उसमें अगर कंप्रेशन रेशियो 12 से ऊपर रखेंगे तो डिटोनेशन या प्री इग्निशन की समस्याएं आएंगी। तो हम लोग बोलते हैं पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो 6 से 12 रखा जाता है, और लगे हाथ ये भी बोल देते हैं ऑटो साइकिल में कंप्रेशन रेशियो 6 से 12 रखा जाता है, जिसको मान लिया जाता है। ठीक, चलिए ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम लोगों ने एक तरह से ऑटो साइकिल से संबंधित 7 छोटी छोटी बातें सीखी। ये एग्जाम में आती। एग्जाम में क्या आएगा? ये रिलेशन नहीं आएगा। आपसे पूछेगा ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी कंप्रेशन रेशियो पे निर्भर करती है? यस सर। वर्किंग मीडियम के एडियाबेटिक इंडेक्स पे या गामा पे निर्भर करती है? यस सर। ऑटो साइकिल में या पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी। गामा बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी। और कंप्रेशन रेशियो भी बढ़ा दें, गामा भी बढ़ा दें तो एफिशिएंसी दोनों की वजह से बढ़ेगी। ओके, फिर हम लोगों ने देखा इनमें से कौन सा कर्व सही है। कंप्रेशन रेशियो के बढ़ाने से एफिशिएंसी बढ़ रही है। कंप्रेशन रेशियो मान लीजिए पहले 4 था तो एफिशिएंसी ये थी, 8 है तो एफिशिएंसी ये है, 10 है तो एफिशिएंसी ये है। तो जैसे जैसे कंप्रेशन रेशियो बढ़ रहा है एफिशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन जो बढ़ने की रफ्तार है वो घटती जा रही है। मेरी बात पकड़ रहा है? हमने 1 साल सर्विस की, हमें तनख्वाह 100 रुपए बढ़ गई। अगले साल सर्विस की, तनख्वाह बढ़ गई, लेकिन अब 100 नहीं बढ़ी, 50 बढ़ी। फिर सर्विस की, बढ़ी, 50 नहीं बढ़ी, 25 बढ़ी। फिर सर्विस की, 25 नहीं 10 बढ़ी। तो क्या हो रहा है? हर साल मेरी तनख्वाह बढ़ तो रही है, लेकिन पहले साल 100 बढ़ी थी, दूसरे साल 100 नहीं बढ़ी, 50 बढ़ी, तीसरे साल 50 नहीं बढ़ी, 25 बढ़ी। तो बढ़ने की जो दर है वो घटती जा रही है। इस चीज को दिखाने की कोशिश करता है एक कर्व, अर्थात इसका स्लोप जो है वो घटता जाता है। अगर स्लोप ऐसे ना हो कि ऐसे होता तो क्या होता? एफिशिएंसी बढ़ने की रफ्तार बढ़ती जा रही है, तो ये कहलाता है स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। जो कर्व होता है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है। ये क्या है? स्लोप अगर इस तरह होता स्लोप कांस्टेंट होता, और तो स्लोप बढ़ रहा है, ये स्लोप घट रहा है। इसका मतलब कंप्रेशन रेशियो और एफिशिएंसी का जब कर्व खींचते हैं तो हमें ये मालूम समझ में आता है कंप्रेशन रेशियो बढ़ने से एफिशिएंसी बढ़ेगी, परंतु कर्व कैसा होता है? स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, मतलब स्लोप घटता जाता है। बढ़ने की रफ्तार, एफिशिएंसी बढ़ने की दर, जो रेट ऑफ राइज है वो घटता जाता है।
फिर हम लोगों ने देखा बेटा कि इसको हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पे होते हैं। और फिर देखा इसमें किसमें सिर्फ ऑटो साइकिल की बात कर रहे हैं, आगे साइकिलों में ये सत्य नहीं रहेगा या सत्य हो जाएगा। ऑटो साइकिल के लिए कंप्रेशन रेशियो और एक्सपेंशन रेशियो का मान सेम होता है। सपोज कीजिए किसी एग्जाम में आपसे कह दे एक ऑटो साइकिल है जिसका एक्सपेंशन रेशियो 8 है, बताओ इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। आप कहोगे सर एक्सपेंशन रेशियो उसने 8 दिया था, कंप्रेशन रेशियो दिया ही नहीं था। मैंने कहा यार ऑटो साइकिल है, एक्सपेंशन रेशियो को ही मान लेते कंप्रेशन रेशियो, और कंप्रेशन रेशियो 8 लेके निकाल देते, आंसर आ जाता। इसका मतलब कंप्रेशन रेशियो एक्सपेंशन रेशियो सेम होते हैं ऑटो साइकिल केस में। और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि हमारा पेट्रोल इंजन का रोल मॉडल है ऑटो साइकिल। पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पे कार्य करने की कोशिश करता है। पेट्रोल इंजन के लिए या आम बोलचाल की भाषा में जो कि गलत है, ऑटो साइकिल के लिए कंप्रेशन रेशियो का मान 6 से 12 रखा जाता है। इससे ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा सर, प्रीइग्निशन या डिटोनेशन हो जाएगा। इतनी बातें मैंने बोली हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखिए आपके सामने 3 फिगर हैं। अब हम एक नई चीज को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ऑटो साइकिल से ही संबंधित है, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। आइए ये 3 चित्र देख के बताइए सबसे पहले कि थर्मोडायनेमिक साइकिल है कि नहीं। तो आप देखिए यहां पे इस वाले को देखिएगा 1 2 3 4, इसको मत देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है कायदे से न भी दिखाते तो काम चल जाता, वो दिखाया थोड़ा सा पर्पस है इसलिए। अगर इसको आप देखेंगे 1 2 3 4 तो ये थर्मोडायनेमिक साइकिल है, यस। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल है, ये बात तो यस हो गई। ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है सर, क्लॉकवाइज है। देखिए क्लॉकवाइज है, तीनों क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस डब्ल्यू की माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू है। इनको डायरेक्ट साइकिल बोलेंगे, इनडायरेक्ट, इनको डायरेक्ट साइकिल बोलेंगे, इनको पावर साइकिल बोलेंगे, यस सर। तो इसका मतलब चित्र में 3 थर्मोडायनेमिक साइकिल या 3 पावर साइकिल या 3 क्लॉकवाइज साइकिल दिखाई गई हैं। अब इन तीनों साइकिल्स में अगर आप देखें तो ये वाली चीज अर्थात V1 अपॉन V2, ये हमारा है V1 और ये है V2। तो V1 क्या हो गया VC प्लस VS और V2 क्या हो गया क्लियरेंस वॉल्यूम। तो अब तीनों का स्वेप्ट वॉल्यूम, ये चीज क्या हो जाएगी बेटा, यहां से यहां तक है स्वेप्ट वॉल्यूम और ये क्या है क्लियरेंस वॉल्यूम, और टोटल ले लेंगे तो टोटल वॉल्यूम। तो तीनों साइकिल्स के लिए VS का मान सेम है। तो पहली साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, स्वेप्ट वॉल्यूम तीनों का बराबर है VS। तीनों का जो क्लियरेंस वॉल्यूम है वो बराबर है VC। अगर स्वेप्ट वॉल्यूम बराबर है, क्लियरेंस वॉल्यूम बराबर है, तो कंप्रेशन रेशियो बराबर होगा। अर्थात इन तीनों साइकिल्स का ये है। अब तीनों साइकिल्स में जो वर्किंग मीडियम है गामा 1, गामा 2, गामा 3, ये भी सेम है। इसका मतलब इन 3 साइकिल्स में कंप्रेशन रेशियो भी सेम है और गामा भी सेम है। फर्क चीज का है कि यहां पे जो हीट दी है आपने QA1, यहां पे जो हीट दी है QA2 और यहां पे जो हीट दी है QA3। तो QA1 कम है, इससे ज्यादा है QA2 और सबसे ज्यादा है QA3। तो लास्ट में देखिए QA1 इज लेस देन QA2 इज लेस देन QA3। इसका मतलब इन तीनों साइकिल्स में क्या फर्क है सर, तीनों का स्वेप्ट वॉल्यूम सेम है, ये वाला वॉल्यूम सेम, तीनों का क्लियरेंस वॉल्यूम भी सेम है, तीनों का कंप्रेशन रेशियो भी सेम है, तीनों में जो वर्किंग मीडियम है वो सेम है, अर्थात उसका एडियाबेटिक इंडेक्स भी सेम है। फर्क सिर्फ ये है इसको हीट दी गई 50 जूल, इसको हीट दी गई 100 जूल, इसको हीट दी गई 200 जूल। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों साइकिल्स में बताइए किसकी एफिशिएंसी कम, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तीनों ऑटो साइकिल है, यस सर तीनों ऑटो साइकिल है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम है। देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड हो रही है, उस पर रिजेक्ट हो रही है। तो अब आपको मालूम है कि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी होती है 1 - 1 अपॉन RC की पावर गामा -1। और आप पीछे पढ़ के भी आए हैं कि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी किसकी फंक्शन होती है, RC की और गामा की। और तीनों साइकिल में 1 में 2 में 3 में RC क्या है सेम, गामा क्या है सेम, तो एफिशिएंसी क्या आएगी सेम। इसका मतलब एफिशिएंसी में रिलेशन क्या होगा, तीनों की एफिशिएंसी सेम होगी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तीनों की एफिशिएंसी सेम होगी सर। इसमें आपने 25 किलो जूल हीट दी है, इसमें 50 किलो जूल हीट दी है, इसमें 100 किलो जूल हीट दी है, तो एफिशिएंसी सेम होगी। मैंने कहा यस एफिशिएंसी सेम होगी, क्योंकि हमारी फॉर्मूला तो ये कह रहा है, हमारा फॉर्मूला तो ये कह रहा है कि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी जो हीट दी गई है उस पर निर्भर करती ही नहीं है। फिर हीट देते हैं वही तो वर्क बनता है, तो इस पर कैसे निर्भर नहीं करती। मैंने कहा परेशान मत हुई, भी क्लियर हो जाएगा। बहरहाल हमारा फॉर्मूला कह रहा है कि कंप्रेशन रेशियो और गामा अगर सेम होगा तो एफिशिएंसी सेम होगी। तो तीनों में कंप्रेशन रेशियो सेम है, RC1 बराबर RC2 बराबर RC3, और तीनों में गामा भी सेम है,
अगर कंप्रेशन रेशियो भी सेम है, गामा भी सेम है, तो एफिशिएंसी सेम होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हीट कम दी है कि ज्यादा, तो एफिशिएंसी सेम होगी। मैंने कहा यस। अगर एफिशिएंसी सेम होगी तो फर्क किस चीज का होगा? मैंने कहा फर्क होगा वर्क का। अब जरा समझिए, थर्मोडायनेमिक्स हमें सिखाती है कि किसी भी साइकिल का वर्क, अगर वो साइकिल क्लॉकवाइज है, अगर वो साइकिल पावर साइकिल है, तो उसका जो साइकिल का जो एरिया होगा वो उसका वर्क होगा। तो अब समझिए, यहां पे आपने 25 किलो जूल हीट दी और आपको वर्क कितना मिला? इस साइकिल के एरिया के बराबर। तो 25 किलो जूल हीट दी, वर्क मिला आपको इतना। आपने 50 किलो जूल हीट दी, आपको वर्क मिला इतना। आपने 100 किलो जूल हीट दी, वर्क मिला इतना। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो साइकिल का पेट है वो बढ़ता जा रहा है, साइकिल की एरिया बढ़ती जा रही है। तो अब क्या बता सकते हैं किसका वर्क ज्यादा होगा? जिस साइकिल का पेट ज्यादा होगा, जिस साइकिल का एरिया ज्यादा होगा। तो अब आप देखिए, तीसरी साइकिल का एरिया ज्यादा है दूसरे की तुलना में, दूसरी का ज्यादा है पहले की तुलना में, पहले की तुलना में दूसरे का एरिया ज्यादा और दूसरे की तुलना में तीसरे का एरिया ज्यादा। तो इसका मतलब अगर अब हमसे कहा जाए इन तीनों साइकिल में फर्क क्या है? सर, तीनों साइकिल की एफिशिएंसी तो सेम होगी। हाँ, आपने खुद ही बताया है कि इसकी हीट मींस QA1 इज लेस देन QA2 इज लेस देन QA3। लेकिन अब अगर आप कहते हैं वर्क, तो वर्क क्या होगा? W1 विल बी लेस देन W2 विल बी लेस देन W3। अब मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं थोड़ा सा उसको रब करके मिटा के फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पूरे को मिटा देते हैं, फिर एक साथ हम कर देते हैं। ये एफिशिएंसी सेम होगी, वर्क कम होगा। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए बेटा, एफिशिएंसी जो है बेटा वर्क और हीट सप्लाइड का रेशियो है। एफिशिएंसी सेम होने का मतलब क्या, जरा समझिए। इस वाली साइकिल में आपने मान लीजिए 25 किलो जूल हीट दी और आपको इसने वर्क दिया 15। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? 15/25। 15/25 करोगे तो हो जाएगा बेटा 3/5, और 3/5 करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 66%। 3/5 कितना हो जाएगा? 60%। 3/5 60% हो जाएगा। इसमें तुमने हीट दी है 50, इसने वर्क दिया है 30। इसमें हीट दी 25, वर्क दिया 15। एफिशिएंसी क्या हो गई? वर्क अपॉन हीट। तो 15/25, 3/5, 3/5 का मतलब 60%। अब की बार तुमने हीट दी है 50, इसने वर्क दिया है 30। एफिशिएंसी कितनी हो गई? 30/50 मतलब 60%। अब की बार तुमने हीट दी है 100, इसने वर्क दिया है 60। तो अब बताओ तीनों केसेस में क्या है? इसमें हीट है 25 तो वर्क है 15, इसमें हीट है 50 तो वर्क है 30, इसमें हीट है 100 तो वर्क है 60। तो वर्क और हीट का रेशियो सेम है, 15/25, 30/50, 60/100। तो अब समझिए, एफिशिएंसी अलग चीज है, वर्क अलग चीज है। तो इसका मतलब कि एफिशिएंसी है वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। तो एफिशिएंसी तीनों की सेम है, परंतु इसका वर्क कितना था? 15, इसका कितना था? 30, इसका कितना था? 60। लेकिन इसने हीट कितनी दी थी? इसमें हीट कितनी थी? 25। इसमें हीट कितनी थी? 50। इसमें हीट कितनी थी? 100। तो इसका मतलब वर्क का फर्क हुआ। अब एक तीसरी चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो अब समझिए बेटा, मीन इफेक्टिव प्रेशर इसका सबसे कम होगा, इसका उससे ज्यादा होगा, इसका सबसे। अब एक नया टर्म आपके पिक्चर में आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं मीन। मीन का मतलब माध्य, PM। PM का मतलब, P का मतलब प्रेशर, M का मतलब मीन। तो P इज प्रेशर और MEAN मीन मतलब माध्य। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर या माध्य दाब। तो अब जिसका वर्क ज्यादा है उसका माध्य दाब ज्यादा है, ऐसा हम कह रहे हैं। अब बात आई, सर ये मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है? अब समझिए, हमारी पढ़ाई में अभी तक एक टर्म आ रहा था थर्मल एफिशिएंसी। तो हमने एफिशिएंसी का रिलेशन निकाला था, इसी को हम बोल रहे हैं थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, जो हमने डिराइव किया है। आप ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी बोल दीजिए या थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल बोलिए, एक ही बात है। अब एक नया टर्म आ गया आपके पिक्चर जिसको हम बोलते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। आइए देखते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है। अब देखिए बेटा, सर आपने कहा वर्क W3 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W1, या आप कह रहे हैं W1 इज लेस देन W2, W2 इज लेस देन W3। तो सर वर्क तो ज्यादा है, समझ में आता है, क्योंकि ये साइकिल का एरिया बढ़ता जा रहा है, और चूंकि पीवी डायग्राम पे प्रोसेस के नीचे का एरिया वर्क दिखाता है और साइकिल के बीच का एरिया जो है उस साइकिल का नेट वर्क दिखाता है। तो चूंकि एरिया बढ़ता जा रहा है तो आप मान गए कि ये एरिया सबसे ज्यादा है, तो W3 इज ग्रेटर देन W2 और W2 इज ग्रेटर देन W1। लेकिन सर ये मीन इफेक्टिव प्रेशर कैसे ज्यादा हो गया? मैंने कहा मीन इफेक्टिव प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट बनाएंगे
उसका फॉर्मूला देखेंगे, उसके हिसाब से आप इसको मान जाएंगे। आइए समझते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है। अब हमारे रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स की दुनिया में दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, एक को बोलते हैं थर्मल एफिशिएंसी, जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, और दूसरे को बोलते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। एक अच्छे इंजन के लिए क्या होना चाहिए, थर्मल एफिशिएंसी भी हाई होनी चाहिए और मीन इफेक्टिव प्रेशर भी हाई होना चाहिए। अब मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है, आइए देखते हैं। मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है? कभी कभी हम लोग इसको बेटा इस तरह से लिख देते हैं, MEP, मीन इफेक्टिव प्रेशर। बेटा मीन का मतलब माध्य, इफेक्टिव का मतलब कार्यकारी, या कभी कभी हम लोग बोल देते हैं प्रभावी, और इसको बोलेंगे दाब। तो बेटा एक तरह से मीन इफेक्टिव प्रेशर की हिंदी हो गई माध्य कार्यकारी दाब, और जो कभी कभी ऐसे भी प्रदर्शित कर देते हैं बेटा, P का मतलब प्रेशर, M का मतलब मीन। अब अगर इस पूरे से अगर आप समझे तो इसका तात्पर्य क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका तात्पर्य हो रहा है एवरेज प्रेशर। तो एक सवाल मैंने किसी गाइड में देखा था कि मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, हाईएस्ट प्रेशर, लोएस्ट प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर, एवरेज प्रेशर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर का मतलब एवरेज प्रेशर। अब ये एवरेज प्रेशर के कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी, इसको थोड़ा सा देखते हैं बेटा। अब देखिए हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर में मुख्य रूप से 3 साइकिलों को पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑटो साइकिल, जो कि पढ़ ली हम लोगों ने एक तरह से, फिर थोड़ा सा आइडिया लेंगे डीजल साइकिल का, और फिर लेंगे हम लोग ड्यूल साइकिल का आइडिया। तो एक बात समझिए बेटा, इन तीनों साइकिल्स में मीन इफेक्टिव प्रेशर का कॉन्सेप्ट लागू होता है, लेकिन अभी हम जब इसको आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो हम ऑटो साइकिल के संदर्भ में इसको एक्सप्लेन करेंगे, और बाकी साइकिल्स पे भी जस का तस ही अप्लाई होता है। तो इसका मतलब कि हम जो है मीन इफेक्टिव प्रेशर को लगाने जा रहे हैं ऑटो साइकिल के ऊपर, लेकिन हाँ जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो डीजल साइकिल पे या ड्यूल साइकिल पे सब पे लागू होगा। तो आइए थोड़ा सा मीन इफेक्टिव प्रेशर की जरूरत क्यों पड़ी या क्या चीज है। देखिए बेटा, चित्र में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 1 2 3 4 1, तो आप कहेंगे सर 1 से चले 2 पे आए, 2 से गए 3, 3 से आए 4, 4 से आए 1, तो लौट के बुद्धू घर को आए, जहां से चले तो वहीं आ गए। तो क्या 1 2 3 4 1 एक ऑटो साइकिल है? तो आप कहेंगे यस सर, 1 2 3 4 1 एक ऑटो साइकिल है, जो पीछे हम लोगों ने पढ़ी। इसमें 1 2 क्या है, कंप्रेशन प्रोसेस है, 2 3 क्या है, हीट एडिशन प्रोसेस है, 3 4 क्या है, एक्सपेंशन प्रोसेस है, और 4 1 क्या है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। अब एक तरह से पीवी डायग्राम पे ये जो हमारा 1 2 3 4 है, ये जो लूप बना है, जो क्लोज्ड है पाथ या क्लोज लूप है, इसका एरिया क्या देगा? तो हम लोग जानते हैं बेटा, पीवी डायग्राम पे अगर कोई भी लूप हो, मान लीजिए पीवी डायग्राम पे हमारा ये लूप जो बना है, ये जो एरिया है, अगर ये पीवी डायग्राम है और ये हमारी साइकिल क्लॉकवाइज है, तो मानी बात है कि ये इस साइकिल का वर्क है। तो इसका मतलब ये 1 2 3 4 1 जो है ये ऑटो साइकिल है और ये ऑटो साइकिल का वर्क है। अब अगर इस वर्क को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा आईसी इंजन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा याद करें। वो क्या था? सक्शन ऑफ, देखिए ऑटो साइकिल है तो हम बात कर रहे हैं पेट्रोल इंजन के संदर्भ में, या हम कह सक्शन ऑफ चार्ज, कंप्रेशन ऑफ चार्ज, चिंगारी आई, तो अब सक्शन ऑफ चार्ज सक्शन स्ट्रोक में हो गया। अब 1 2 क्या है, इस चार्ज का कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में क्या होगा? एक्चुअल केस में पेट्रोल इंजन में चिंगारी आएगी, चिंगारी आने के फलस्वरूप ये चार्ज जलेगा। अब ये चार्ज जलेगा तो क्या होगा? कंबस्शन गैसेस बनेगी। ये कंबस्शन गैसेस जो है ये पिस्टन पे दबाव डालेंगी, फलस्वरूप पिस्टन पे एक बल लगेगा। वो बल क्या होगा? प्रेशर, जो प्रेशर लगेगा मल्टीप्लाइड बाई एरिया। एरिया किसका? पिस्टन का एरिया। इस बल से क्या होगा? ये पिस्टन डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना? स्ट्रोक लेंथ के बराबर। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो बल कितना लगेगा? जो प्रेशर है मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ये बल हो जाएगा, और इसके बाद विस्थापन कितना हो जाएगा? स्ट्रोक लेंथ के बराबर। ये क्या हो जाएगा? पावर स्ट्रोक में मिला कार्य। इसका मतलब कार्य कैसे निकालेंगे? जो बल है बल गुणे विस्थापन। अब ये जो बल निकालना है तो बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है या पिस्टन का जो एरिया है ये तो बदलेगा नहीं, इस वक्त भी ये है, इस वक्त भी ये है, मतलब थ्रू आउट दी स्ट्रोक ये रहेगा, क्योंकि तो फिजिकल पैरामीटर है, तो इंजन का कंपोनेंट है पिस्टन का जो माथा या 5/4d²। लेकिन जब पिस्टन आईडीसी पे है उस वक्त जो प्रेशर होगा, और जब पिस्टन बीच में आया और पिस्टन थोड़ा और आगे गया और पिस्टन ओडीसी पे गया, तो क्या हो रहा है? एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान देखिए क्या हो रहा है। जब पिस्टन आईडीसी पे था तो प्रेशर लग रहा था P3,
जब पिस्टन आईडीसी से थोड़ा आगे चला गया तो प्रेशर जो P3 था वो थोड़ा कम हो गया, उसके बाद प्रेशर और थोड़ा कम हो गया, उसके बाद प्रेशर और थोड़ा कम हो गया, करते करते जब आप ओडीसी पे पहुंचे हैं तो प्रेशर P4 हो गया। इसका मतलब जो लगने वाला बल है एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान शुरू में P3 था और धीरे धीरे घटते 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 जब आप पहुंचे हैं ओडीसी पे तो ये P4 हो गया। तो अब जो बल लगेगा वो कांस्टेंट नहीं है, बल वेरिएबल है और बल्कि घटता हुआ है। तो अब अगर हम वर्क निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स हम क्या माने, P3 इंटू ए माने लग रहा है, या P4 इंटू ए माने, P3 इंटू ए मानेंगे तो बल ज्यादा मान रहे हैं हम, जबकि एक्चुअली तो बल घटता जा रहा है, और P4 इंटू ए मानेंगे तो बल इससे ज्यादा लग रहा है क्योंकि आपने लोएस्ट मान लिया है। तो एक तरह से एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान एक्सपेंशन कर्व में प्रेशर घटता जाता है। जब प्रेशर घटता जाता है तो क्या होता है, जो फोर्स लग रहा है वो भी घटता जाता है। तो इसका मतलब जो वर्क होगा वो कांस्टेंट फोर्स से नहीं होगा, एक तरह से वो वेरिएबल फोर्स होगा और जो घटता हुआ होगा। अब इसको कैसे पिक्चर में लाया जाए, अपने कैलकुलेशन में कैसे लाया जाए, तो लोगों ने कहा ओके एक काम करते हैं कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं पीएम का मतलब माध्य कार्यकारी दाब, एक हाइपोथेटिकल प्रेशर, ऐसा प्रेशर है नहीं, शुरू में P3 है, घटते 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 लास्ट में P4 हो जा रहा है। अब हमने बोला कि माध्य कार्यकारी दाब या मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, तो हम लोगों ने बोला मीन इफेक्टिव प्रेशर एक काल्पनिक दाब है जो यदि पूरे स्ट्रोक लेंथ पे लगे, मतलब स्ट्रोक लेंथ पे जो लगे, शुरू से ही लगे पीएम, ये पूरे स्ट्रोक लेंथ पे लगे, पूरे स्ट्रोक लेंथ पे लगे तो जो कार्य देगा वो इस रेक्टेंगल के बराबर देगा। यहां पे तो प्रेशर गिर रहा था तो आपको ये रेक्टेंगल मिला है, अगर प्रेशर ना गिरता, शुरू से लेकर लास्ट तक ये मेंटेन रहता तो आपको ये कार्य मिलता। तो अब हम लोगों ने माना कि पीएम क्या है, यह वह काल्पनिक दाब है जो अगर पूरे स्ट्रोक लेंथ पे आईडीसी से ओडीसी तक समान रूप से लगे तो ये उतना ही कार्य देगा जितना हमारा एक्चुअल ऑटो साइकिल दे रही थी। इसका मतलब पीएम जैसा कोई रियल प्रेशर नहीं है, लेकिन आपने एक इमेजिनरी प्रेशर माना कि अगर ये प्रेशर पूरे स्ट्रोक लेंथ पे लगता तो इससे उतना ही कार्य मिलता जितना ये साइकिल दे रही थी। तो आइए इसी को परिभाषित करते हैं। पीएम मीन इफेक्टिव प्रेशर, एमईपी माध्य कार्यकारी दाब, ये क्या होता है, एमईपी इज दैट हाइपोथेटिकल प्रेशर, यह काल्पनिक दाब है विच इज अज्यूम्ड टू बी एक्टिंग थ्रू आउट द स्ट्रोक, जो माना जाता है कि पूरे स्ट्रोक में समान रूप से लग रहा है और उतना ही वर्क प्रोड्यूस कर रहा है जितना हमारी साइकिल कर रही है। अब हमारी साइकिल का वर्क क्या है, एरिया ऑफ द डायग्राम 1 2 3 4 1, जो हमारा एरिया है 1 2 3 4 1, ये क्या है, एरिया ऑफ द डायग्राम। और अगर हमारा पीएम लगता थ्रू आउट तो वर्क क्या होता, पीएम मल्टीप्लाइड बाई वीएस। तो हमने इक्वेट कर दिया पीएम मल्टीप्लाइड वीएस बराबर वर्क डन ऑफ द साइकिल। इसका मतलब इतना वर्क पाने के लिए कितना एवरेज प्रेशर थ्रू आउट द साइकिल लगे, इतना वर्क पाने के लिए थ्रू आउट द साइकिल पीएम बराबर क्या है, वर्क डन पर साइकिल डिवाइडेड बाय वीएस। इसका मतलब मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना हो किसी भी साइकिल के लिए तो क्या करिए, उस साइकिल का वर्क डन निकाल लीजिए उस साइकिल का और उसमें डिवाइड कर दिए शॉर्ट वॉल्यूम से, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर आ गया वर्क डन ऑफ द साइकिल डिवाइडेड बाय शॉर्ट वॉल्यूम। सर ये तो ऑटो साइकिल के लिए आया, मैंने कहा ठीक, जब यहां पे आपकी डीजल साइकिल होगी तो 1 2 3 4 के स्थान पे डीजल साइकिल हो जाएगी, जब डल साइकिल होगी तो 1 2 3 4 के स्थान पे डल साइकिल हो जाएगी। तो जो भी साइकिल है उसके एरिया को इक्वेट कर दीजिए पीएम इंटू वीएस से। इसका मतलब उस कार्य को पाने के लिए स्ट्रोक लेंथ के दौरान कितना पीएम होता कि यही कार्य देता। तो यहां पे हमारा यह आ गया बेटा पीएम बराबर वर्क डन पर साइकिल डिवाइडेड बाई वीएस। अब जो हम लोगों ने पीछे थोड़ा सा देखा था, वहां पे क्या देखा था हम लोगों ने, ये हम लोग पीछे कर चुके हैं। क्या किया हम लोगों ने बोला एफिशिएंसी 1 बराबर एफिशिएंसी 2 बराबर एफिशिएंसी 3। क्यों, क्योंकि सर एफिशिएंसी जो होती है वो होती है फंक्शन कंप्रेशन रेशियो का और गामा का, और इन तीनों साइकिल में कंप्रेशन रेशियो भी सेम है और गामा भी सेम है। तो ये तो हम लोग मान चुके हैं कि इन तीनों साइकिल का एफिशिएंसी सेम होगा, क्योंकि आरसी भी सेम है और गामा भी सेम है। लेकिन हम लोगों ने ये देखा है कि पीवी डायग्राम पे किसी भी साइकिल का जो एरिया है वो वर्क देता है। अब इस केस में वर्क सबसे छोटा है या कम है, इस केस में वर्क पहले वाले से ज्यादा है और इस केस में वर्क सबसे ज्यादा है। इसका मतलब कि हमारा जो वर्क है W3 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W1। ये कैसे हमने कह दिया, ये हमने साइकिल का एरिया देख के कह दिया। अब हम चाहते हैं, हमने कहा कि मीन इफेक्टिव प्रेशर किसका ज्यादा होगा, तो हमने कहा मीन इफेक्टिव प्रेशर 3 में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 2 में, उसके बाद 1 में। प्रश्न आया सर कि वर्क तो ज्यादा है, आपने जस्टिफाई कर दिया कि एरिया ऑफ द डायग्राम ज्यादा है इसलिए वर्क ज्यादा है। सर मीन इफेक्टिव प्रेशर ज्यादा कैसे हो गया, मैंने कहा अभी देखिए हम लोगों ने डिराइव किया। क्या डिराइव किया, मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है किसी भी साइकिल के लिए, मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है उस साइकिल का वर्क डन डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम।
अब जरा देखिए, इन तीनों साइकिल के लिए हमने स्वेप्ट वॉल्यूम सेम माना है, VS1 बराबर VS2 बराबर VS3। इसका मतलब अगर स्वेप्ट वॉल्यूम सेम है तो इसका मतलब मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या हो गया, मीन इफेक्टिव प्रेशर सीधे प्रोपोर्शनल हो गया वर्क डन ऑफ द साइकिल के। इसका मतलब वर्क डन ज्यादा होगा तो मीन इफेक्टिव प्रेशर ज्यादा होगा। किसका वर्क डन ज्यादा है, W3 का वर्क डन। तो वर्क डन ज्यादा है और स्वेप्ट वॉल्यूम सेम है तो मीन इफेक्टिव प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब इन तीनों साइकिल को कंपेयर करें तो क्या होगा, 1, 2, 3 की एफिशिएंसी सेम है, परंतु इसमें आप ज्यादा हीट दे रहे हैं, फलस्वरूप आपको वर्क ज्यादा मिलेगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर ज्यादा मिलेगा, इंजन की पावर ज्यादा आएगी, जबकि एफिशिएंसी सेम होगी। तो एफिशिएंसी सेम आएगी, यहां पे आपने मान लीजिए 50 जूल हीट दिया और 25 जूल वर्क मिला। यहां पे आपने 100 जूल हीट दिया, 50 जूल वर्क किया। यहां पे 200 जूल हीट दिया, 100 जूल वर्क मिला। तो हर जगह एफिशिएंसी क्या आ रही है, 50%, लेकिन यहां 100 जूल वर्क मिल रहा है। 100 जूल वर्क मिलने के लिए मीन इफेक्टिव प्रेशर भी ज्यादा होगा, पावर भी ज्यादा होगी। तो इन तीनों साइकिलों में फर्क क्या हो गया, एफिशिएंसी सेम है, वर्क अलग है, मीन इफेक्टिव प्रेशर अलग है और रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है तो पावर भी अलग है। तो हम लोगों ने एक तरह से बेटा ऑटो साइकिल को आज कंप्लीट किया। हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डीजल साइकिल को शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।